हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और हम देख रहे हैं इसमें समकालीन भारत, यानी कि जो हमारी बुक है समकालीन, बेसिकली ज्योग्राफी की बुक है, लेकिन समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से आपको बुक मिलेगी और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपको चैप्टर में रहती है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आपका पूछ सकते हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए और आपको पता होना चाहिए। आज हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, जलवायु। देखिए, आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो एक आपका अपने नाम में टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, और हमारे यहाँ भारत में क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य को भी थोड़ा भी हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इतना पढ़ेंगे जो हमारे लिए इतना, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई क्या होती है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान है क्या, तो हम उसको समझा सके, एक्सप्लेन कर सके और हमको भी समझ आ सके। इतना हमारी किताब में, हमारे बुक में, हमारे चैप्टर में आपका पर्याप्त मात्रा में हमको दिया है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे सामने है, जलवायु। कह रहे हैं कि पिछले 2 अध्याय में, 2 चैप्टरों में आप हमारे देश के स्थल और अपोहा के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्वत पठारों के बारे में पढ़ा, मैदानों के बारे में पढ़ा और अपोहा तंत्र के विषय में पढ़ा। कहाँ पर गंगा नदी है, कहाँ पर सिंधु नदी है, कहाँ पर ब्रह्मपुत्र बह रही है, कहाँ पर कावेरी है, कहाँ पर गोदावरी है, कहाँ पर नर्मदा है, कहाँ पर तापी है, कहाँ पर महानदी है, कहाँ पर पेरियार है, इन सब का उद्गम कहाँ कहाँ से है। इन सभी के विषय में हमने अपने पिछले चैप्टरों में आपका गौर करके बड़े अच्छे से हमने पढ़ा है। तो आज हम इसमें जलवायु को पढ़ेंगे। तो यही हमको बता रहा है, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है 3 मूलभूत तत्वों में से 2 तत्व हैं कि अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ें। क्या पढ़ें? कि हमारे देश की जो वायुमंडलीय अवस्था है उसको पढ़ें। हम दिसंबर में ऊन वस्त्र क्यों पहनते हैं और मई के महीने में गर्मी असुविधाजनक क्यों होती है और जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जलवायु के अध्ययन करके जान सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपका दिसंबर में सर्दी क्यों होती है, मई और जून में आपकी गर्मी क्यों होती है, मई का महीना गर्म क्यों होता है, और जून में बेसिकली आपका जो है और जुलाई में रेनफॉल क्यों होती है, इसको आप जान पाएंगे। इन सारे चीजों के आंसर आपको क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के अध्ययन करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और शायद अच्छे से इनको पढ़ भी पाओगे। क्लियर हुआ? अब इनको थोड़ा सा गौर करके आप देखिए और पढ़िए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम में अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। कह रहे हैं कि एक कोई विशाल क्षेत्र है, उसमें लंबे अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं को, विविधता को, कुल योग को जलवायु कहते हैं। अगर कोई कहीं पर किसी प्रकार की मौसम घटना हो रही हो और वो घटना लगातार 30 साल से घट रही हो, तो हम कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र की जलवायु है। ऐसा नहीं कि 10-5 साल कुछ और था, 2-4 साल कुछ और हो गई, नहीं, ऐसा हम लोग काउंटिंग नहीं करते। बेसिकली हमको काउंटिंग क्या करना है? देखिए, हमको काउंटिंग करना है कि अगर कहीं पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो कम से कम 30 साल तक ऐसी जलवायु आपका रही होगा, तो ही कुछ कर पाएंगे। कह रहे हैं कि मौसम एक समय अवधि में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ही होते हैं। कह रहे वायुमंडल के तत्व क्या हैं? टेम्परेचर, एयर प्रेशर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो ये सारे ऐसे तत्व हैं जिन पर आप इनको गौर करके देखते हैं।
क्लियर है? तो ये सारे तत्व हैं, ये सारे माध्यम हैं जो आपका हमको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। कह रहे हैं कि प्राय अपने आप को ध्यान देना होगा कि मौसम की अवस्था में प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है। अगर आप मौसम को एक दिन में भी अगर अध्ययन करते हैं और अच्छे से अध्ययन करते हैं तो एक ही दिन में आपको कई बार ये चीजें आपको बदलती हुई आपको नजर आएंगी। क्या आएंगी? ये चेंज करती हुई तो आपको चीजें आएंगी। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह कुछ महीनों तक वायुमंडल अवस्था में लगभग एक समान बनी रहती है। कैसी बनी रहेगी? एक समान। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। कैसा हो सकता है? आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था में वर्षा के आधार पर ही ग्रीष्म या शीत ऋतु में आपका जो है विभाजन जो है बेसिकली वो पाया जाता है। ये सारे विभाजन, ये सारी चीजें जो हैं हमको देखने के लिए आपका मिलती हैं कि जो हमारे ऋतु है वो दिन परिवर्तन में कैसे उनमें सुबह और शाम में आपका चेंज होता है। कभी आप देखते हैं सुबह के समय में ठंडी हवा चलती है तो हमको ठंडा फील होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर को हम लोग पहुंचते हैं तो हमको मौसम जो है आर्द्रतापूर्ण हमको दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आर्द्रतापूर्ण हमको मौसम उसमें दिखाई देता है। ह्यूमिडिटी जो है आपकी बनी रहती है। आप दोपहर में देखेंगे चिप चिप सी महसूस होती है, गला हमको सूखा सा जो है आपका महसूस होता है। तो ये सब आपका जलवायु के कारण ही आपका होता है। क्लियर है? अब देखिए, आप लोगों ने वर्षा और शीत और ग्रीष्म ऋतु में तीनों में बड़ा अंतर किया होगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी और अपने आप ने कुछ चीजें महसूस भी की होंगी। गर्मी में किस प्रकार को आपको चिपचिपाहट आपको जैसा महसूस होता है, शीतकाल में कुछ आपको अलग फीलिंग आती है क्लाइमेट में, और जब आपका वर्षा होती है तब आपको कुछ और फीलिंग आती है। जैसे आप कहेंगे आज तो बड़ी वर्षा हो रही है, कीचड़ सा हो रहा है, गीले कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसा क्या कारण है? तो ये सब चीजों के आंसर हमारे क्लाइमेटोलॉजी में छुपे होते हैं। बस इतना है कि आप उसको ध्यान से पढ़िए, उन फैक्टर को वेरी कीजिए, उन फैक्ट्स को देखिए, आपका देखिए जो उस समय आपके घटना घटित हो रही है। क्लियर है? चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं। और कह रहे हैं कि विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कुछ हमने क्लाइमेटिकल एरियाज बनाए हैं, कुछ हमने क्लाइमेटिकल आपके प्रदेश बनाए हैं। क्लियर है? और हमने उनको विश्व जलवायु प्रदेश में बांटा है कि इस जगह की क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है, इतने अक्षांश से लेकर इतने अक्षांश की जो आपकी जलवायु है वो ऐसी है, और आप उसको पाएंगे और उसको फील भी करेंगे। क्लियर है? क्या ऐसा ही है या नहीं है? कह रहे क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और तथा ऐसा क्यों है कि जैसी भारत की जलवायु है ऐसी क्यों है? हम इसे अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ की ऐसी जलवायु क्यों है। क्लियर है? कह रहे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इसको गौर करके नोट करके लिख लीजिए कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए, और मौका मिला तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कल, ना जाने कितने पीसीएस के पेपरों में, कितने राज्य स्तर की पुलिस राज्य परीक्षाओं में और कितने टीचर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। और यकीन मानिए कम से कम 60% जो अभ्यर्थी उसको गलत करके आते हैं। तो भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर कर आपको वेरी इंपॉर्टेंट करा दिया। क्लियर है? और अगर आपको चेकिंग बैलेंस करना हो, आप क्रॉस चेक करना हो, तो जो आपके बड़े हैं, आपके घर परिवार में कोई रिलेटिव में, आप उनसे पूछना, अगर आपके पास में रहते तो उनकी ज्योग्राफी कॉपी चेक करना। और क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर करके वो लोग पढ़ते होंगे। और क्लाइमेटोलॉजी में कुछ भारत में आपके वर्षा के पैटर्न को समझाया गया है। जब आप लोग 11वीं क्लास में जाओगे ना तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लियर है? वहाँ 10 नंबर का आपका चैप्टर है और वहां आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर है? और वैरायटीज आपको मिलेंगी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बस इतना आप ध्यान रखें। पहला क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दो।
कह रहे एशिया। अब आप कहेंगे सर अभी तो भारत की बात कर रहे थे, एशिया क्या है? अब कौन बच्चा बताएगा हमारे टोटल पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? जल्दी कौन बच्चा बताएगा? माइक ले, हाथ खड़ा करे, शाबाश। एक बच्ची बता रही जीआईसी, ऊपर वाला स्कूल कौन सा? जीआईसी बबियार, शाबाश। बोलिए बेटा माइक लेकर, कोई एक बच्चा माइक लेकर बताए, शाबाश, बहुत अच्छे। माइक ऑन करें आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हिमानी सियाल। मानिक। बेटा बताइए हिमानी कौन सियाल। कौन से हमारे, पानी दिया, ठीक है बेटा। बताइए कौन कौन से महाद्वीप है हमारे पूरे विश्व? हमारे देश में 7 महाद्वीप है। एशिया, ठीक है, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है, यू- यूरोप, यूरोप नहीं, और अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है, हो गया साहब। चलिए बैठ जाइए, धन्यवाद, शाबाश, बहुत अच्छे। आप खड़े हुए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद आपको। चलिए शाबाश। तो अब बात करें एशिया की। तो एशिया है, तो हम अपने कॉन्टिनेंटल की, अपने महाद्वीप की जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, क्लियर है? और उसमें भी थोड़ा सा हम दाएं बाएं भी आपका देखेंगे, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक, क्लियर है, साउथ ईस्ट एशिया। तो कह रहे हैं कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः, मतलब मिलती तो और भी है, लेकिन खास कहां मिलती है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो अगर आप बात करें कि एशिया में भी, अगर देखिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि भारत की जलवायु मौसमी मानसूनी प्रकार की जलवायु है, लेकिन हम हैं किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में और कहां कहां मिलती है? तो उसके दो क्षेत्र इन्होंने बेसिकली बताए हैं। एक इन्होंने पहला क्षेत्र हमको बताया है कि भैया ये आपको मिलेगी, एक तो दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में ये आपको जलवायु जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा बोल दिया आपको इन्होंने दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट एशिया में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रारूप में लगभग एक रूपता होती है, एक जैसी दिखाई देती है। देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नता है, और आपको अगर आप जलवायु को पढ़ोगे हमारे देश में, तो उसका बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट आपको हमारे क्या मिलेंगे? आपको जलवायु प्रदेश आपको बिल्कुल में उनमें विभिन्नताएं और स्पष्ट आपको दिखाई देंगे। आइए अब कह रहे हैं कि हम दो महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि जो इनमें सबसे ज्यादा दो आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका बहुत ज्यादा आपका वेरी करते हैं। एक है आपका टेम्परेचर, किसी भी क्लाइमेटिकल जोन को इफेक्ट करने वाला, उसको डिफरेंस करने वाला, उसमें डिफरेंसेस लाने वाला सबसे प्राइमरी चैप्टर होता है टेम्परेचर, तापमान। और दूसरा होता है वर्षण, यानी कि रेनफॉल। तो दो तापमान, दो फैक्टर ऐसे हैं, एक आपका तापमान और एक वर्षण, जो किसी स्थान की जलवायु को आपका क्या करते हैं? आपका प्रभावित कर लीजिए, ये कह लीजिए, या फिर उसमें योगदान देते हैं या उसको अलग करते हैं। तो दो ये फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, आपका टेम्परेचर और वर्षा। क्लियर है? कह रहे एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में, इनमें किस प्रकार विभिन्नता आती है। यानी कि आप एक स्थान पर हैं, जैसे आप दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहां का मौसम बदल जाएगा, दूसरे स्थान का कुछ और होगा, पहले स्थान का कुछ और होगा। तो इस प्रकार को जो आपको विभिन्नता दिखाई देती है, जो आपको डिफरेंसेस दिखाई देता है, जो आपको अलग, आपको ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये बेसिकली टेम्परेचर और आपका रेनफॉल के वेरिएशन से ही आपको हाँ देखने के लिए मिलेंगी। अब कह रहे हैं आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं गर्मियों में आप कहां जाइए? राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में आपका जैसलमेर, आपका चूरू वाला जो आपका इलाका है, बीकानेर जैसे जो पार्ट है, वहां रेगिस्तान बहुत है। तो वहां देखोगे वहां क्या है, वहां दिन का टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है? 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्लियर है? और जबकि जम्मू कश्मीर अब तो हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, पहले आपका राज्य था। ध्यान दीजिए, इसमें क्षेत्र है पहलगांव, क्लियर है? और पहलगांव का तापमान कहां रहता है? लगभग
20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब देखिए, एक जगह एक ही मौसम में कितना टेम्परेचर है 50, और उसी ऋतु में दूसरी जगह कितना टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री। तो वेरिएशन किसका आया, टेम्परेचर का आया ना। एक जगह 50 है और एक जगह 20 है। क्लियर हो रहा है इतना। और उन्होंने वहां पर ऊपर आपको स्थान दिया कि राजस्थान में 50 है भैया और जम्मू कश्मीर में आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है। कह रहा है कि सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में त्रास, एक त्रास सेक्टर है आपका, त्रास वैली है, त्रास का तापमान -45, कितना है -45, यानी कि -45 डिग्री तक हो सकता है। यानी कि आप देखिए, ये हो गया 0। क्लियर है। अब यहां से तो हम ऐसे गिनते हैं जैसे कि 1 2 3 4, अब यहां कहां चलेगा, -1, -5, -6, -8, ऐसे करके -45, यानी कि 0 से नीचे टेम्परेचर जा रहा है। तो इसलिए हमने इसको कहां ऐड किया है, माइनस में। तो -45 तक आपका जम्मू कश्मीर का त्रास सेक्टर रात में पहुंच जाता है। सोच के देखिए कितना ठंड हो रहा है। रात में कब पहुंच रहा है, -45, जबकि थिरुवनंतपुरम में यही टेम्परेचर 22 हो सकता है। अब देखिए, एक जगह रात में -45 और दूसरी जगह रात में मतलब आपका 22 टेम्परेचर है। अब सोच के देखिए, एक ही टेम्परेचर है लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो रहा है। कहीं पर 50 तो कहीं पर 20 दिन में, कहीं पर रात में -45 तो रात में कहीं का 22। तो ये इस तरह से हमें टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाई देगा। अब जब टेम्परेचर बदलेगा तो बेटा बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जैसे वायु की गति बदल सकती है, एयर प्रेशर वहां का बदल सकता है। क्लियर है। एयर प्रेशर बदलेगा तो हवाओं की दिशाओं की गति बदल जाएगी, और वो बदल जाएगी यानी कि वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो एक चीज का ऊपर नीचे होने से, एक चीज में डिफरेंसेस आने से, एक ही कॉन्टिनेंटल में, एक ही कंट्री में और एक ही स्टेट में भी हमको ये वेरिएशन देखने के लिए बड़ा आम रूप से मिल सकता है। क्लियर है। तो टेम्परेचर का जो आपका वेरिएशन है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्लियर है। आइए थोड़ा सा एक एडिशनल जानकारी है, हम इसको आपका देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अरबी से हुई है। तो अगर पूछ ले मानसून शब्द हिंदी का है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, किसका है, तो पता होना चाहिए अरबी का शब्द है, अरबिक है मानसून। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और ये भी ना जाने, अभी तो आप 9th में हैं, ना जाने कितनी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, या किस देश से लिया गया है, ऐसे करके तो आपको पता चाहिए। और किससे बना है, मौसमिक, मौसम से बना है बेसिकली। और मौसम शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ये आपकी मानसून की डेफिनेशन है। अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। तो ये मानसून की परिभाषा हो गई आपकी, ये वाली। और ये मानसून शब्द कहां से है, ये इसके विषय में एक छोटी सी जानकारी हो गई। तो एक बार इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। कोई आपसे पूछ ले तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार आप लिख लीजिए, ये परिभाषा है और ऊपर मानसून, दोनों को लिख लें। नहीं लिख रहे तो आप उसको हाईलाइट कर लें अपनी बुक में, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो अंतर हो गया आपका बेसिकली आपका टेम्परेचर में। आइए कुछ एक छोटी सी जानकारी एक और है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शायद हमारे लिए काम की हो। कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। कह रहे कि रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत अधिक आपको डिफरेंसेस मिलेगा, आपको वेरिएशन मिलेगा, आपको अंतर मिलेगा दिन और रात के टेम्परेचर में। जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारा राजस्थान था उसका दिन का टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ये तो राजस्थान में क्या था, डे का,
अब जरूरी नहीं है कि आपका नाइट का भी इतना हो, नाइट में कम भी हो सकता है, शायद 15 डिग्री पहुंच जाए। क्लियर है? क्योंकि हमको पता है ग्रीष्म मतलब राजस्थान में दिन बड़े गर्म और रातें ठंडी होती हैं। आप अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भैया वहां तो टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, ठंड नहीं लगेगी। आप दिन में तो बहुत तकड़ी गर्मी झेले और शाम रात के समय में आपको लग गई सर्दी, तो आप कहेंगे सर ये क्यों हो रहा है? वहां बेसिकली टेम्परेचर आपको वेरिएशन दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल, यही राजस्थान में फैला हुआ है, थार का मरुस्थल का दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। दिन में कितना है? 50, और रात्रि में कितना है आपका? 15। अब आप लोगों को इसका आंसर देगी फिजिक्स यहां से आगे। क्लियर है? चलिए, एक आंसर तो ये हो सकता है क्योंकि ये कर्क रेखा के आसपास का रीजन है, तो यहाँ आपका गर्मियों के मौसम में आपका सूर्य प्रॉपर चमकता है, इस वजह से यहाँ अब आपका सूर्य की किरणें जो लाइट है वो सीधी पड़ती हैं और टेम्परेचर हाई हो सकता है। दूसरा, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि जो हमारा रेत है उसकी कुछ एक आपका प्रॉपर्टी होती है, वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको उतनी जल्दी छोड़ भी देता है। यानी कि इसी के कारण क्या होता है, थार में या जो भी आपके मरुस्थल क्षेत्र हैं उनमें दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और रात में काफी कम हो जाता है आपका दिन की तुलना में। क्लियर है? ये इसका है। इसलिए आप देखेंगे वहां पर जो टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन आपको मिलेगा डे और नाइट में, वो बेसिकली रेत की वजह से भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने मैप में देखा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में आप इनको मैप में पाएंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए ये भारत का मैप अगर मैं आपको बना दूं तो यहां पर ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यही है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस साइड में आपको मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। कह रहे दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। अब यहाँ चाहे आपका दिन हो या रात हो, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? एक समान होगा। कहां पर? केरल और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। केरल आपका राज्य में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कि क्या मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिन का या रात का टेम्परेचर लगभग समान मिलता है। अब ऐसा क्यों है, कैसे है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मैंने आपको राजस्थान का तो बता दिया कि इसमें यह कंडीशन है, और अंडमान निकोबार का कारण क्या है कि वो जीरो रेखा के नियरेस्ट आता है, लगभग 8 डिग्री 2-4 मिनट के आसपास है, तो जीरो के पास है, जीरो के पास है यानी कि वहां प्रॉपर आपका सन की लाइट मिलती है, और लाइट मिलती है तो वहां उनको वर्ष भर सेम टेम्परेचर रहता है, दिन हो या रात। क्लियर है? तो वैसा वेरिएशन रहता है, इसलिए वहां क्या होता है आपका टेम्परेचर एक समान बना था। फिलहाल तो ये आप इतना सा समझ लीजिए, बाकी जब आप पढ़ोगे अच्छे से कि सूर्य की शिफ्टिंग कैसे होती है, कर्क रेखा मकर रेखा में कैसे शिफ्ट होता है, अगर कोई क्षेत्र आपका अक्षांश में उच्च अक्षांश में आता है या निम्न अक्षांश में आता है तो टेम्परेचर कैसे वेरिएशन करते हैं, इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो पहला टेम्परेचर, हमको तापमान के सारे फैक्टर बेसिकली आपका क्लियर हो गए कि कहीं पर टेम्परेचर अलग अलग मिलता है, कहीं दिन में रात में माइनस में भी जा सकता है, ये हमें क्लियर हुआ। आप पढ़ते हैं आगे और कह रहे हैं कि अब वर्षण की ओर ध्यान दें, यानी कि वर्षा की ओर, रेनफॉल की ओर ध्यान देंगे तो वर्षा के स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है अंतर या उसका पैटर्न, बेसिकली वर्षा के पैटर्न में या स्वरूप में, रूप में, प्रकार में नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में विभिन्नता है। कह रहे कि सेम आपको मात्रा में नहीं मिलेगा और जो सेम ऋतु है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? और इसके वितरण में भी आपको क्या मिलेगी, बेसिकली डिफरेंसेज आपको मिलेगी। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। अगर कह रहे हैं यही वर्षा नॉर्मल हमारे यहाँ हो, जैसे आजकल वर्षा हो रही है हमारे यहाँ, देखिए जो आपके नीचे के एरिया है, पहाड़ से नीचे के जो हाइट से ऊपर नहीं है, 600 से या 700 से ऊपर, बेसिकली 800 तक की बात कर रहा हूं, अगर टेम्परेचर गिरा हुआ है तो वहां जो उसके नीचे के क्षेत्र हैं उनमें क्या हो रही है, आपकी सिंपल रेनफॉल हो रही है, वर्षा हो रही है। जबकि हिमालय क्षेत्र में यही रेनफॉल
हाँ बच्चों, किसके रूप में हो रही है? हिमपात के रूप में, हिम के रूप में, यानी कि हो रही है वर्षा पहाड़ों में, इसको बोल रहे हैं हिम। आपका क्या बोल रहे हैं? हिमपात, यानी कि बर्फ पड़ रही है। और हमारे यहाँ क्या हो रही है? नीचे जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, मैदान जो आपके मैदान वाले क्षेत्र हैं, वहां क्या हो रही है बच्चों? वहां आपकी वर्षा हो रही है। तो आप देखिए, अलग अलग स्वरूप में हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऋतु में भी अलग अलग में होती है, गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में होती है। सर्दियों में हो रही है पहाड़ों में तो कैसी होगी? हिमपात के रूप में। और गर्मियों में होगी तो क्या होगी? मूसलाधार आपके वर्षा के रूप में। क्लियर है? तो हमें ऋतु के अनुसार और मात्रा में भी आपकी वर्षा में अंतर या हमको स्पष्ट विभिन्नता जो है आपका दिखाई देती है। कह रहे हैं कि हिमालय में वर्षण अधिकतर हिमपात के रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में होती है, तथा देश के शेष भाग में वर्षा का स्वरूप वार्षिक वर्षण में विभिन्नता है। कह रहे हैं कि अलग है, कहीं पर कहीं ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। अब कह रहे हैं मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सॉरी 10 आपका सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मेघालय में जगह है आपका मोनसेराम, और आपका चेरापूंजी एक गांव है। वहां अगर आप लोग ऑन एवरेज वर्षा देखोगे, जो आपका बेसिकली जो है, जो हमारा महीना है आपका जून और जुलाई का, ये हमारा रेनफॉल का महीने होते हैं दो बेसिकली। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैं कहूं पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है, पूरे भारत में तो है ही, भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है? इसी जगह होती है, मेघालय में। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो मेघालय। और जगह मानसेराम, आपका चेरापूंजी जगह है मानसेराम में, बेसिकल डिस्ट्रिक्ट है वहां। वहां पर क्या होती है? 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और वहीं अगर आप लोग लद्दाख पहुंच जाओगे, तो लद्दाख और राजस्थान में कितनी होती है? 10 डिग्री, सॉरी 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो देखिए, वर्षा में भी आपको अंतर दिखाई देगा। एक जगह कितना हो रहा है? 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और एक जगह कितनी हो रही है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको वर्षा में भी आपको अलग अलग विभिन्नता दिखाई देगी। जिस तरह से टेम्परेचर अलग अलग था, उसी तरह से जो आपका रेनफॉल है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में हो रही है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर हिमपात के रूप में है, तो कहीं पर आपका बूंदों के रूप में है। क्लियर है? कहीं पर बहुत कम मात्रा में है। क्लियर है? अब देखिए, राजस्थान और आपका लद्दाख में क्या है? 10 डिग्री, आपका 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक, अगर राजस्थान में 10 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, तो वहां की मिट्टी को पानी कैसे मिलेगा? वहां की मिट्टी उपजाऊ कैसे होगी? उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सकता है? क्लियर है? ये सारी चीजें हैं जो हमारे साथ हमारे खाद्यान्न पर भी, हमारे खाने पीने की चीजों पर, हमारे जो हम लोग जो आपका फसल उगाते हैं, उन सबको टेम्परेचर और रेनफॉल और हाइट, तीसरा इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है ऊंचाई। ये सबसे ज्यादा आपका किसी भी चीज को आपका प्रभावित करता है। क्लियर है? आइए देखते हैं। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, और मेनली अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो जून और सितंबर का माह ही है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में लास्ट हो जाती है, इससे ऊपर जाती नहीं है। और कहीं कहीं तो आपका जून और जुलाई 2 महीने में निमट जाएगी। क्लियर है? कहीं अगस्त और सितंबर में चल जाती है। क्लियर है? दक्षिण भारत में आपका सितंबर तक ये होती है। क्लियर है? जहां पर आपका तमिलनाडु राज्य हो गया, केरल हो गया। क्लियर है? आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज हैं, उनमें थोड़ा हो सकता है कि वहां पर ये आपका सितंबर तक वर्षा हो जाए। ठीक, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु पर अधिकतर अक्टूबर और नवंबर, यहां तो ये अक्टूबर नवंबर में भी आपकी वर्षा करता है। ठीक, तो अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है वो आपका रिट्रीट, जो आपका मानसून है, उससे होती है। लौटता हुआ मानसून कहां करता है? आपका अक्टूबर में और नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करता है। क्लियर है? तो बहुत बार प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, किस राज्य में होती है? तो आप क्या बताएंगे आंसर? मेघालय। क्या बताएंगे? मेघालय। सबसे ज्यादा रेनफॉल। सबसे कम कहां होती है?
या तो ऑप्शन में लद्दाख होगा, और अगर लद्दाख नहीं होगा तो ध्यान दीजिए पश्चिमी राजस्थान। सारा राजस्थान में नहीं, कुछ क्षेत्र में राजस्थान में अच्छी वर्षा होती है। क्लियर है? पश्चिमी राजस्थान या मेघालय में सबसे ज्यादा, लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और आम रूप में जो वर्षा का टाइम पीरियड है हमारे यहाँ भारत में जून से लेकर सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो आप इन्हें शॉर्ट नोट में लिख सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय, सबसे कम लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। मेघालय के सामने 400 लिख दीजिए, लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के सामने 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए, वर्षा का समय लिख दीजिए जून से लेकर सितंबर के बीच। क्लियर है? इतना आप लिख सकते हैं। सीधा वन लाइनर लिखिए आपका पॉइंट बनाकर। चलिए ध्यान दीजिए, अगला कौन सा है? आप देखिए, मैं तो लिख लिया। अब कह रहे हैं कि आम पूरे भारत में वर्षा कब हो रही? जून से सितंबर के बीच हो रही है, जबकि एक राज्य है आपका तमिलनाडु, यहां पर कब हो रही है? अक्टूबर और नवंबर तक भी हो रही है। यानी कि आम पूरे भारत में सितंबर में रेनफॉल समाप्त होगी, अब नहीं होगी भैया। लेकिन आप जैसे ही तमिलनाडु पहुंचोगे, यहां अक्टूबर और नवंबर में भी आपको वर्षा मिलेगी। अब इसका कारण है आपका रेनफॉल का लौटता हुआ मानसून यहां वर्षा करता है। और भारत में दो तरफ से ही आपकी वर्षा होती है। ये कल आपको खोज के लाना है कि कौन से दो मानसून भारत में वर्षा करते हैं। चलिए लिख लीजिए, कल मुझे बताइएगा कि भारत में किन दो मानसूनों से या आपकी वर्षा होती है। कल ढूंढ के लाना है और लिख के लाना है। अगर आपने बाकी में चैप्टर पढ़ा है, कुछ और जानते हैं, नहीं होगा तो कल बताएंगे अच्छे से, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है। कह रहे सामान्य रूप से जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। कैसे होता है? जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें जो टेम्परेचर, जो आपका वेरिएशन है डे और नाइट में कम होता है। देश के आंतरिक भाग में मौसमी घटना या ऋतुनिष्ठ घटना में काफी अंतर होता है। आपको जो है आपका जो देश के अंदर वाले भाग हैं, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये क्षेत्र हो गए, और जो आपका मध्य प्रदेश है, यानी कि जो कोस्टल एरिया नहीं है बेसिकली, उनके टेम्परेचर में, और जो हमारे कोस्टल एरिया की जो आप जो हमारे कोस्टल एरिया वाले हैं, यानी कि ये वाले क्षेत्र जो आपका तट पर रह रहे हैं, जिनके बगल में समुद्र है, और जो ये अंदर के राज्य हैं, इनमें बेसिकली बहुत आपस में डिफरेंसेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका समुद्रीय जो आपकी समीर है ये इनको प्रभावित करती है। तो इसलिए इनके टेम्परेचर में आपको वेरिएशन जो है बेसिकली आपको दिखाई देगा। कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः, उत्तरी मैदान मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान। अगर उत्तरी मैदान की बात हो रही है तो तीन नदियां ऐसी हैं जो उत्तरी मैदान को बनाती हैं। कौन? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीन नदियों के ही योगदान से बना है आपका उत्तरी मैदान। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि इस उत्तरी मैदान में वर्षा में सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटते चली जाती है। पूरब से पश्चिम की तरफ क्या है आपका जो वर्षा है घटती चली जाती है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि उत्तरी मैदान में वर्षा का घटने का क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, या दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है? तो हम सिंपल कहेंगे कि जो हमारा उत्तरी मैदान है, यानी जो प्लेन वाला क्षेत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु नदी का जो मैदान है, उसमें वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा आपको और आपको दिखाऊंगा भी कि ये सीधे आपका राज्य स्तर की परीक्षाओं में, आप पुलिस का पेपर दीजिए, पटवारी, वीडियो, पीसीएस तक के पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। और ये आप देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन है ज्योग्राफी में से। मैं अभी तक आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चनों को छाट चुका हूं। क्लियर है? यहां से शुरुआत है 9th में। तो मैं बार बार, मेरी कोशिश ये रहती है, देखिए जो आपका सिलेबस है वो चीजें हैं वो आपके क्लास टीचर आपको बहुत अच्छे से कराते हैं। ठीक है? मैं कुछ ऐसा थोड़ा सा आपको बताते चलूं ताकि आप उसको ध्यान रखते चलें, आप उनको नोट करते चलें, आप अभी से उन चीजों को अच्छे से क्लियर करते चलें।
कि जब आप लोग 12वीं पास करेंगे उसके बाद आप चाहेंगे परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वहां कम से कम कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया जलवायु में दो कौन से इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है जो आपका वेरिएशन करता है, अब हमारे दिमाग में तो आएगा ही नहीं, भले ही हमें 9th क्लास पढ़ के गई है, लेकिन हम लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है, हमने केवल क्लास में भी अगर ध्यान दिया है ना, घर जाकर उसको रिवीजन भी नहीं किया, पहली बात तो करना है, तब भी हम उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमने हमारे प्रैक्टिकल रूप में हमारे मस्तिष्क में बसी हुई है। कोई आपसे पूछ ले, भाई जनरली पूछ ले, देखिए जीके और जीएस में अंतर होता है। जनरल नॉलेज किसी की अच्छी हो सकती है, लेकिन सामान्य अध्ययन किसी का अच्छा हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है उसके पढ़ने पर। क्लियर है? जीके आपका रट्टू तोते की हो सकती है, लेकिन जीएस रट्टू तोते की नहीं होती, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसा क्या कारण है कि मानसून में ही वर्षा होती है और प्रदेश में क्यों नहीं हो रहे, तो आप इसको तब समझोगे जब आप साउथ वेस्ट मानसून आप मानसून पढ़ लोगे। क्लियर है? मानसून के दो पैटर्न को आप पढ़ोगे कि अरब सागर से उठने वाले मानसून और बंगाल की खाड़ी से आपका उठने वाला मानसून कैसे हमारे उत्तर पूर्व की तरफ आपका चलता है, फिर गारो खासो जयंतीय की जो आपकी पहाड़ियां हैं वो हमारे कीपाकार स्थिति में है, वहां जाकर मानसून फंस जाता है, उन पहाड़ियों से बार बार आपका टकराता रहता है, इस वजह से आपका वर्षा करता है। और लोड तो है जो आपका मानसून है वो कैसे आपके तमिलनाडु पर आपका वर्षा करता है। ये सारी पैटर्न आपको आगे क्लास में मिलेंगी, लेकिन अगर हमको बेसिक बेसिक क्लियर होगा, हम चीजों के बारे में जानते होंगे बेसिकली, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। क्लियर है? फिर तो हम आराम से उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा और किसी के लिए वो बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है, वर्षा घटती जाती है। ये विभिन्नता, ये डिफरेंसेस, ये अंतर जो है लोगों के जीवन में आपका विविधता लाते हैं, और इसी तरह से जो हमारी लाइफ है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अब देखिए जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, वहां पर रहने का कल्चर बहुत अलग होगा, वहां खाने पीने की चीजें बड़ी अलग होंगी। जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर असहनीय टेम्परेचर होगा। तो हमारा टेम्परेचर और रेनफॉल, हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशन हमको उसी तरह से रहने के लिए अभ्यस्त करती हैं, और यही विविधता है। बहुत सारी चीजों में आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी हर जगह। और कह रहे हैं कि इसी में हमारा भोजन, हमारे वस्त्र और हमारे घरों के प्रकार में अंतर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? अंतर दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि पहाड़ों में ऐसे घर क्यों होते हैं या फिर कीप आकार क्यों होते हैं, छत क्यों नहीं होती सपाट, अगर भैया बर्फ जम जाएगी उसके ऊपर इतनी आपका मोटी लेयर 2-3 महीने पड़ी रहेगी, छत में पानी भर जाएगा और टूट जाएगी छत कुछ समय के बाद, इस तरह से होगी, आपकी बर्फ पिघल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ये सारे रीजन है इस तरह से मकान बनने के, घर रहने के, पालने के, खाने पीने के सारे पैटर्न हमारी जलवायु पर ही डिपेंड होते हैं। बस थोड़ा सा हमने वो नजरिया लगाकर देखना। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगली कक्षा में। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और उनके आंसर भी मैंने अभी क्लास में बता दिए थे। अच्छे से आप लोग पढ़िए, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको दोनों का आंसर मेरी क्लास में ही मैंने अभी लास्ट में बताए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो भारत में किन 2 मानसून से वर्षा होती है, ये 2 क्वेश्चन आपको लाने हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।